नाको दिन थुली तेरे कानों दी बाड़ी, नाको दिन थुली तेरे कानों दी बाड़ी, बड़ी प्यारी लगदी तू कंगड़े वाली, बड़ी प्यारी लगदी तू कंगड़े वाली। नाको दिन थुली तेरे कानों दी बाड़ी, नाको दिन चाली शिमले सजी धजी चाली शिमले सेवतिये आमो साथ देगे नींदे सजी धजी चाली शिमले। तेरे नौखरे हो झुरिए बड़े लागे अरे रोज रोज के, तेरे नौखरे हो झुरिए बड़े लागे अरे रोज रोज के। टाइम्स हिमाचल पर दिल की गहराइयों से आप सभी प्यारे दर्शकों का स्वागत है। आप लोगों का प्यार हमें बार बार खींच लाता है और इसी खिंचाव के कारण मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो दोस्तों, वक्त ज़ाया ना करते हुए सीधे काम की बात करता हूँ। दोस्तों, आज मैं टाइम्स हिमाचल के स्टूडियो से आपके साथ रूबरू हुआ हूँ और हमारे स्टूडियो में आज बहुत प्यारे से गायक मौजूद हैं। लोक गायक हैं वो और बहुत ज़बरदस्त उनकी गायकी है। वो कहाँ से हैं, कैसे हैं, क्यों हैं, ये हम जानते चले जाएंगे। आइए सबसे पहले स्वागत करता हूँ और मैं आपके समक्ष बुलाने जा रहा हूँ अपने लोकप्रिय गायक नरेश भारद्वाज को। नरेश जी नमस्कार। प्रणाम जी, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे आज बुलाया। नरेश जी, आपका धन्यवाद है कि आप यहाँ पधारे हैं और सबसे पहले दिल की गहराइयों से आपका स्वागत है। अच्छा नरेश जी, देखिए क्या होता है कि म्यूज़िक जो है, एक जो गीत या संगीत जिसे हम कहते हैं, इसकी कोई भाषा नहीं होती है और भाषा नहीं, चाहे आप लोक गायक हैं, चाहे आप हिंदी गायक हैं, चाहे आप इंग्लिश गायक हैं, लेकिन गायकी एक ऐसी चीज़ है जो हर व्यक्ति की समझ में आती है। खैर, ये चीज़ें हम बढ़ते सेशन में करते रहेंगे, लेकिन स्वागत के साथ साथ मैं सबसे पहले दर्शकों को आप बताएं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। मैं मूलतः तहसील करसोग के एक छोटे सी पंचायत है परलोग के साथ एक गांव पड़ता है बफान, वहाँ से मैं वहाँ का स्थायी निवासी हूँ। अच्छा। और पिछले 1998 से लगभग हिमाचल की संस्कृति के लिए काम कर रहा हूँ। अच्छा नरेश जी, तो आपकी शिक्षा वहीं हुई है, कहाँ तक पढ़े हैं आप? मैंने जो है बचपन की जो पढ़ाई मेरी वो मशोबरा स्कूल में हुई है, क्योंकि मेरे पिताजी पुलिस विभाग में कार्यरत थे। अच्छा। तो मैं बचपन से मशोबरा रहा हूँ, तो मैं 10वीं मैंने वहाँ से की है। +2 मैंने करसोग से की है, फिर कॉलेज भी वहीं से रहा मेरा। तो उसके बाद मैं 1998 में जो है पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में मैं कैजुअल आर्टिस्ट की आ गया शिमला में। हाँ, लेकिन चलिए पब्लिक रिलेशन की बात हम बाद में करते हैं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि गायकी की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? क्योंकि देखिए आजकल दौर क्या है, पुराने दौर में तो यही चलता था कि बच्चा 10वीं पास कर ले, 12वीं पास कर ले या BA कर ले और सीधा नौकरी पर जाए। तो फिर आप इस फील्ड में कैसे? मुझे ना बचपन से ही कुछ गाने का बड़ा शौक़ था और मैंने हमारे एक गांव में जन्माष्टमी बहुत बड़े लेवल में मनाते थे जी। तो उसमें बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट आते थे हिमाचल प्रदेश के। तो जब मैं उनको देखता था तो मेरे मन में भी ये ख्याल आया कि यार मेरी आवाज़ भी ठीक है और मैं ये काम कर सकता हूँ, गा सकते हैं। और मैं उनके जैसे वो आते थे तो मैं उनकी सेवा में तत्पर रहता था। कभी उनका साज बाज उठाना है ना, तो स्टेज तक उनको ले जाना, तो मतलब ये मेरे मन में ही एक वो इच्छा थी। और जब मैंने वहाँ बहुत सारे आर्टिस्टों को सुना और गाते हुए देखा तो मेरे दिल में एक बहुत बड़ा एक उमंग जागी कि और मैं भी मतलब वैसे लोग संगीत तो मैं सुनता ही था रेडियो से, दूरदर्शन से, क्योंकि यही माध्यम थे उस टाइम। CD का ज़माना तो बहुत लेट आया। तो लेकिन जब मैं उनको सुनता था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर क्या आपने कोई शिक्षा मिली संगीत की? हाँ, जब मैं पब्लिक डिपार्टमेंट में आ गया था तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा मतलब कोशिश की है कि इतना जितना भी मैं समय दे पाया, लेकिन मैं ज़्यादातर फोक पे काम करता रहा। तो आपके कोई गुरु रहे होंगे उस टाइम पे? हाँ, बिल्कुल गुरु रहे हैं। और मैं वहाँ पे मैं जब भी शिमला में डॉक्टर KL सैगल जी थे गुरु जी, अच्छा, उनसे भी मैं थोड़ा टाइम
और उसके बाद बीच में मैं चरण जी के पास थोड़ा सा। अच्छा, पद्मश्री हो चुके हैं हमारे सहगल साहब, तो प्रणाम है सहगल साहब को। खैर चलिए, फिर धीरे धीरे देखिए होता क्या है कि उस ज़माने की बात कर रहा हूँ कि इस समय देखिए हम मोबाइल के ज़माने में पहुँच चुके हैं। आपने बहुत सारे दौर देखे हैं। मैं बात करूँगा कैसेट की। हाँ जी बिल्कुल। तो क्या है जिसमें आप कैसेट में रिकॉर्ड करते थे उस समय? तो हाँ, उस टाइम में जो स्टूडियो था जी, ये स्टूडियो छोटे ट्रैक के स्टूडियो होते थे उस टाइम। स्टूडियो बहुत कम थे, क्योंकि जो स्टूडियो थे वो एक बनारसा जो है मंडी में है, वो डॉक्टर बनारसा में अपने एसडी कश्यप। तो उनका स्टूडियो था। उसके बाद शिमला में सुरेंद्र नेगी जी और एक दो स्टूडियो और भी लगे थे। तो सुरेंद्र नेगी ने शुरू किया था, उनके साथ मैंने पहला एल्बम बनाया तेरी निगाहें 2000 में। वो कैसेट पे था? हाँ कैसेट पे था। कैसेट पे हमने खुद यहाँ से जाते थे रोडू रामपुर, मतलब पूरे हिमाचल में उसकी सप्लाई देने भी खुद ही जाते थे, क्योंकि शौक ही वैसा था। तो जब कैसेट में आए तो हम बड़े खुश हुए कि भाई अब हमारा कैसेट का ज़माना है, और कैसेट में हमारी फोटो रख के बड़ा मतलब महसूस किया हमने, किया बहुत ही अच्छा हो गया, ये तो हमारी कैसेट आ गई, लोग हमें सुनेंगे, और इस तरह से कैसेट का ज़माना। अच्छा, उसके बाद दौर आया सीडी और डीवीडी का। बिल्कुल। तो उस दौर में आपको कैसा महसूस होता? क्योंकि उसी दौर में कैसेट के साथ साथ टी सीरीज। हाँ बिल्कुल। ये था कि एक कंपनी थी, टीएम कंपनी थी चंडीगढ़ की, उनके साथ भी थोड़ा हमने काम किया। एसकेएस शिमला जो ये वॉच राम बाजार वाले, ये हमारे प्रोड्यूसर थे, और इन्होंने हमारे काफ़ी एल्बम बनाए, और जिसमें कि मेरी छावनी है सन 2002 में और 3 में हमने एक एल्बम बनाया था तेरी निगाहें की। मेरी छावनी थी मेरी और कुलदीप शर्मा जी की। तो वो भी हमने, उसमें मेरा एक बहुत प्रसिद्ध गाना था खड़ी कुवाड़ी लाए छतरी नीले, बहुत उस टाइम बहुत चला वो मेरा गीत। तो मेरी छावनी ये जो गीत है जी, अगर आप उसको थोड़ा सा गुनगुना दें तो। मेरी छावनी ये गीत तो कुलदीप शर्मा जी ने गाया था, तो वो टाइटल था हमारा, लेकिन मेरा उसमें सॉन्ग था खड़ी कुवाड़ी लाए छतरी नीले, वो बहुत प्रसिद्ध गीत था, तो वो मैं आपको सुना दूँ। हाँ प्लीज। खड़ी कुवाड़ी लाए छतरे नीले, नीले गे बाठिने छतरे नीले, फिट पजामे लाए कुर्ते ढीले, ढीले गे बाठिने कुर्ते ढीले। वाह, क्या इस तरह का वो सॉन्ग था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। अच्छा, मैं देखिए बात करूँगा तीसरे दौर में जब डीवीडी सीडी से जब हम पेन ड्राइव पर गए, तो पेन ड्राइव में क्या था कि सिंगर कहीं बहुत ज्यादा सस्ता हो गया था। बिल्कुल राइट। सस्ता इन द सेंस, दर्शकों में आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि ये हालत हो गई थी कि उस समय तो एक नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के सिंगर का जो गाना है पेन ड्राइव में शायद 10-20 पैसे में सुना जा सकता था। बिल्कुल सर। तो उस समय कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक आया होगा। बिल्कुल बिल्कुल, कमाई का धंधा तो बहुत कम हो गया था जी। हम तो स्टेज शो से अपने जो है थोड़ा सा अपना कमाई करते थे, लेकिन शौक था कि एक पैशन था कि मतलब हम जब मैं पब्लिसिटी डिपार्टमेंट में था तो मैं डोडरा कुआर पैदल गया, और दूसरे दिन मतलब आज चले थे, कल भी चलते रहे, और कल शाम को वहाँ पहुँचे, मतलब अपना साजवाज साथ लेके। अच्छा। मतलब 2003 की बात है ये। तो डोडरा कुआर उस टाइम कोई रोड नहीं था, हाँ, उस नटवार से हम पैदल चले, और आर्टिस्ट भी थे पब्लिक मेरे साथ के, और साथी भी थे, तो हम वहाँ पैदल गए। तो हमें पहले बताया नहीं गया था कि आपको इतने दूर ले जाना है। तो हमारे पब्लिसिटी डिपार्टमेंट में लेकर रामपाल जी थे, तो उन्होंने बिल्कुल नहीं बताया हमें कि हमने इतना दूर आपको ले जाना है। तो हम गए, बिल्कुल यूनिट गई, दयाराम शर्मा जी APRO शिमला थे उस टाइम, तो हम यहाँ से गया। मैं स्टेट यूनिट के साथ बहुत काम किया हूँ यहाँ पे, तो पूरा हिमाचल घूमने का मौका मिला, और जहाँ जहाँ भी गए लोगों का बहुत आशीर्वाद है। अच्छा नरेश जी, अब बात करते हैं चौथे दौर की, यानी कि मोबाइल युग। बिल्कुल। इसमें अब आप क्या पाते हैं? कोई इनकम के साधन भी खुले होंगे नहीं, या लोकप्रियता बढ़ी, इसमें क्या पाते हैं? मैं तो मानता हूँ सर अभी इतना तो नहीं है इसमें कमाई का धंधा, तो हमारे तो अभी नहीं हो पाया, जो मैं अपनी बात करता हूँ, क्योंकि पहले हमने गाने किसी और को दिया और चैनल पे दी। जब से मैं अपना चैनल मैंने शुरू किया, तब से मैंने ये कि स्टेबल हम पहुँच गए हैं, लेकिन मतलब बहुत ज़्यादा कमाई अभी नहीं इससे हम। लेकिन फिर भी कहा जा सकता है कि हालत थोड़ी सुधर सकते हैं, और लेकिन ये है कि भी मतलब ये है कि भी आप यदि आप अच्छा कंटेंट और अच्छी चीज़ आप चैनल पे काम करो और संस्कृति से जुड़ी हो, तो ज़रूर लोग उसको पसंद करते हैं। अच्छा नरेश जी, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि लगता है हमेशा कि जब हम कोई भी पहला काम करते हैं तो वो हमारे दिल में, आत्मा में बसा होता है।
तो आपने जब पहला गीत गाया था वो उस समय आपका क्या अनुभव रहा था और वो गीत कौन सा था? हाँ, वो मैंने एक तेरी निगाहें करके एक एल्बम बनाया था सन 2000 में। तो उसका वीडियो तो हमने थोड़ा लेट शुरू किया था 2003 में, लेकिन ऑडियो जो है 2000 में वो रिलीज हो गया था। उसमें मैंने एक गाना गाया था, बोलो तुम्हें तो लाया मेरी बांठने चांदीरा छाला, बोलो चांदीरा छाला मेरी बांठने चांदीरा छाला। क्या बात है। ये सब और साइड का सॉन्ग था, तो मैंने ये गाया था। तो और उसमें मेरे 8 सॉन्ग थे, क्योंकि उस टाइम जो सीडी का कैसेट का जमाना था, तो उसमें लगभग 8 या 10 सॉन्ग होते ही होते थे, मतलब इससे कम नहीं होते थे। हाँ, अब तो ये है कि एक गाना आप रिलीज करते हैं, एक गाने को बनाते हैं, एक गाने को वीडियो बना के उसको रिलीज कर लेते हैं, लेकिन उस टाइम 8-8 सॉन्ग होते थे। बिल्कुल बिल्कुल ये था उस टाइम। तो उस समय आपको कोई खास अनुभव हुआ वो जो आपको जिंदगी भर याद रहा? हाँ, उस टाइम ये कि हमेशा नई नई चीज मिलती रही, जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे वैसे वैसे नई चीज मिलती रही। जैसे हमने ये पहले जैसे ऑडियो से शुरू किया, फिर वीडियो में आ गई, फिर वीडियो कैसे मतलब दिन प्रतिदिन उसका स्टैंडर्ड बढ़ता गया। हाँ, नहीं क्योंकि पहले आपने हमारी वीडियो को देखा होगा, पुरानी और भी वीडियो को देखा होगा, लेकिन अच्छे कोरियोग्राफर नहीं थे, अच्छा अच्छी चीजें नहीं थी। जी, बड़ी ईमानदारी से बताइएगा कि जिस समय आपने पहला टेक दिया होगा गाने का, डबिंग जब आप कर रहे होंगे, तो उस समय आपकी स्थिति क्या थी? क्या कुछ घबराहट हुई होगी? हाँ बिल्कुल। पानी वानी पिया होगा? हाँ, तो वो स्थिति थोड़ी सी बताइए आप। हाँ, वो तो है ही है कि जब पहली बार आप कैमरे के आगे खड़े होते हैं तो एक नया अनुभव था हमारे लिए, क्योंकि हमने तो कभी इस तरह का वीडियोस नहीं बनाए, और क्योंकि वीडियो का दौर था, और वीडियो हमने जब अपने आप को पहली बार टीवी में देखा तो बहुत गर्व महसूस हुआ, और परिवार को भी ठीक लगा कि नहीं, चलो ये बच्चे अपनी फील्ड में काम कर रहे हैं। अच्छा, कोई ऐसी घटना आपकी लाइफ में घटी उस रिकॉर्डिंग के टाइम में, जब कई बार होता है आर्टिस्ट का स्वर नहीं लगता तो नहीं लगता, कई बार तो कई बार आप फंसे होंगे, थोड़ा उस घटना पर प्रकाश हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। कि जब हम अपने गाने रिकॉर्ड करते थे तो बीच में, क्योंकि उस टाइम जो रिकॉर्डिंग होती थी वो सिंगल ट्रैक होती थी, मतलब आपको एक बार ही गाना गाना पड़ता था। अब तो चलो टेक भी होते हैं, तो मतलब जब हम इस तरह करते तो कई बार ऐसा होता था कि दोबारा जीरो से, कई बार एंड में फंस जाते थे और फिर दोबारा से शुरू से करना। उसमें बहुत गुस्सा भी आता होगा, बिल्कुल, टेम्पो भी टूटता होगा, बिल्कुल उसको बहुत अच्छा लगा, दोबारा से मतलब उसकी रिहर्सल करनी पड़ती। और कई बार ऐसे भी होता रहा होगा, बहुत अच्छा गाना सारा गा दिया, एंड में थोड़ा सा गलत हो गया तो फिर से और फिर उसको शायद नान लगे, हाँ, या कोई शब्द गलत हो गया फिर भी आपको काटना पड़ गया। अच्छा, कोई ऐसा अनुभव हो जिसमें आपको बहुत ज्यादा गलतियां हुई हो, कुछ ऐसा अनुभव? मान लीजिए किसी गाने में फंस जाता है। हाँ बिल्कुल, वो तो है ही है, पर लेकिन हमने कोशिश की है कि भी मतलब ठीक से उसको पढ़े, थोड़ा सा रियाज करें, उसके बाद ही उसको कर सकें। अच्छा, देखिए आपने बहुत सारे गाने गाए हैं जी सर, बहुत पॉपुलर हैं आप, कोई आपका ऐसा गाना जो आपके दिल के बहुत करीब हो? हाँ, ऐसे गीत तो हमारे जो है करसोग क्षेत्र के बहुत गीत हैं, और जो नहीं, जो आपको सबसे दिल के आपके बहुत ज्यादा करीब हो। हाँ, एक सॉन्ग है, मैं आपको सुनाता हूँ, सुनाइए। अच्छा, एक तारा लगे तेरे बिछोड़े, दूजा मारा जुगारी गरीबी हो, पापी जमाने रिगे नीत लोहेरी, पापी जमाने रिगे नीत लोहेरी, दुखे चली जिंदड़ी गेनी भी हो, एक तारा लगे तेरे बिछोड़े, दूजा मरा जुगारी गरीबी हो। वाह वाह वाह, देखिए ये हमारे ट्रेडिशनल तो नहीं, एक सॉन्ग है हमारे बहुत ही प्यारे मित्र हैं नरेंद्र ठाकुर जी, उनका सॉन्ग है, कुल्लू से मंडी से हैं, वैसे तो कुल्लू सेटल है, उनका सॉन्ग है, बहुत प्यारा सॉन्ग है। नरेश जी, आपसे आग्रह रहेगा कि जो आपने अभी गाना गाया है इसका थोड़ा सा हिंदी थोड़े शब्दों में दर्शकों को समझा। हाँ, एकता मारा तेरे बिछोड़े, मतलब एक तो तेरे बिछुड़ने ने मुझे मारा, दूजा मारा जुगारी गरीबी हो, एकता मारा तेरे बिछोड़े, दूजा मारा जुगारी गरीबी हो, पापी जमाने दी नीत लोहेरी, दुख है चाली जिंदड़ी नहीं भी हो, मैं तो जिंदगी अपनी काट रहा हूँ जैसे वैसे।
बहुदा मगरू बोलागे खीरी लो गंगारा, दिल भी निबड़ा था मेरा हो, तेरी बाटा लागे हृदय भाड़े दे, तेरी बाटा लागे हृदय भाड़े दे, हे मारे डींगड़ू साई गले हो, एक मारा बुलगे तेरे बिछोड़े, दूजा मारा जुगारी गरीबी हो। क्या बात है, बहुत ही बहुत प्यारा सॉन्ग है सर, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा अगर जी, अब एक ऐसा प्रश्न पूछने जा रहा हूँ कि काफी लंबा कैरियर है आपका, कभी इस कैरियर में ऐसा दौर भी आया हो किसी म्यूजिक डायरेक्टर से डांट पड़ी हो जो आज तक याद हो, या सीखते हुए ऐसी डांट पड़ी हो? बिल्कुल सर, क्योंकि आदमी को सीखना चाहिए, जब उसको डांट पड़ती है तो आदमी को उस टाइम एक बार ही डांट पड़ने पे सीख जाना चाहिए। डांट पड़ी है बहुत बार, कई बार, ऐसा नहीं है, कई बार मतलब बचपना भी था, अब तो चलो मैच्योर एज में आ गए हैं थोड़ा, तो बचपना में हम बचपन में ही इस फील्ड में आ गए, तो बचपन जो है हमारा मतलब बहुत सारे आर्टिस्टों के साथ बीता, तो ये है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए तो मतलब अनुभव बढ़ता गया। डांट वांट तो नेचुरली पड़ी ही, हाँ, जैसा कि आपने बताया जी। खैर चलिए नरेश जी, देखिए सिंगर्स का वैसे देखा जाए तो दौर हमेशा से रहा है, चाहे वो पहला दौर था, चाहे दूसरा था, चाहे तीसरा, चाहे 60s में है, चाहे 50s में रहा है, चाहे अब हम 2025 में पहुंच गए हैं। जी जी। सिंगिंग या हमारा म्यूजिक एक ऐसा क्षेत्र है जो कि हर जगह पसंद किया जाता है, बिल्कुल, और कहीं ना कहीं सिंगर ही नहीं, हर कलाकार की आर्थिक स्थिति जो है जी वो कमजोर रहती ही है। हाँ, वो तो है ही है सर, बिल्कुल, क्योंकि इतना बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हमारे हिमाचल प्रदेश में अभी नहीं है, क्योंकि मैं ये चीज़ अनुभव भी करता हूँ, क्योंकि आज की डेट में जब भी हम कोई स्टेज शो करते हैं, हिमाचल प्रदेश में स्टेज शो की कमी नहीं है। हिमाचल प्रदेश में लगभग 84 मेले जो हैं गवर्नमेंट के होते हैं, और उसके बाद प्राइवेट मेले भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन आज की डेट में अभी ऐसा हो गया कि सिंगर बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अब ज़्यादा भी नहीं मैं कहूँगा कि मतलब ज़्यादा भी नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा हो गया, अब भाग दौड़ ज़्यादा हो गई है, मतलब अब जो सिंगर आपको इस स्टेज पे दिखेगा वो अगले स्टेज पे भी दिखेगा, क्योंकि इसमें अप्रोच सिस्टम बहुत ज़्यादा हो गया। सिफारिश चाहिए, सिफारिश चाहिए, और कहीं ना कहीं एक चीज़ का अनुभव, बहुत से गायकों की शिकायत है, हाँ, आम आपने, यदि आपकी सिफारिश ही है, क्योंकि मैं टैलेंट में बहुत कम मैं मानता हूँ कि 100 में से 70% अब सिफारिश ही है। नहीं, एक चीज़ है और नरेश जी, क्या है कि सरकार की तरफ से जब भी हम मेलों में देखते हैं, चाहे वो शिमला समर फेस्टिवल की बात कर लें या हम कहीं की भी बात कर लें, जितने भी कुल्लू का अंतर्राष्ट्रीय दशहरा मेला होता है, तो यहाँ पर क्षेत्रीय सिंगर्स को कम तरजीह दी जाती है, तरजीह और कम समय कम दिया जाता है। बिल्कुल, अगर मान लीजिए कहीं पैसे दे भी दिया तो उसमें शायद 5 मिनट या 10 मिनट से ज्यादा नहीं देते, तो उससे मन व्यथित नहीं होता क्या? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, होता ही है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, संस्कृति के लिए जो काम कर रहे हैं, उनको तो बढ़ावा मिलना चाहिए। और मैं ये भी मानता हूँ कि जो कलाकार हैं यहाँ के, उनको भी अपनी जो ईमानदारी से संस्कृति के लिए काम करना चाहिए। मतलब जो भी गाने गा रहे हैं वो थोड़े ईमानदारी से हो और पहाड़ी टच उसमें हो, मतलब क्योंकि अब लिरिक्स की थोड़ी सी वो मानते हैं कि थोड़ी कमी महसूस करते हैं बीच में, और जो पुराने गानों को ही गाते गाते लोग अपनी एल्बम बना रहे हैं। आप देखते होंगे यूट्यूब चैनल में भी हिमाचल प्रदेश के हजारों गीत जो हैं दिन के रिलीज अब होते हैं। पहले बहुत कम होते थे, अब बहुत ज़्यादा है, मतलब दिन के बहुत सारे गीत रिलीज होते हैं, तो आप देखते ही होंगे। लेकिन उसमें ये है कि बहुत सारे सिंगर ऐसे जो ईमानदारी से भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और उसमें बहुत सारे ग्रुप हैं, सबको मैं ये नहीं दोष नहीं दे सकते, लेकिन बीच में जो ये सिफारिशी हैं, वो सिफारिश का बहुत बड़ा दौर हो गया है। क्योंकि मैं वो भी देखता हूँ स्टेज पे कि अच्छे ड्रेसअप में अपनी संस्कृति में बहुत कम सिंगर आपको मिलेंगे, पहाड़ी सिंगर जो अपने को पहाड़ी सिंगर लिखते हैं, कि बहुत कम वो ड्रेसों में आपको मिलेंगे स्टेज पर गाते हुए, या तो उनका पहनावा भी, उनको सब चीज़ों पर संस्कृति के साथ सब चीज़ें आती है उसमें, पहनावा, खान पान, रहन सहन, संगीत, लोक संगीत है ना, तो ये चीज़ें हैं। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहाड़ी सिंगर उस पर ध्यान दें। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं
देखिए होता क्या, जब सिफारिश होती है, जब कोई आदमी सिफारिश से आता है तो कहीं ना कहीं स्तर गिरता नहीं, है। आप देखते ही होंगे जो मेले में आपको समर फर्स्ट में मिलेंगे वो आपको चंबा में मिलेंगे, जो चंबा में मिलेंगे वो मंडी में मिलेंगे, जो मंडी में मिलेंगे वो कुल्लू में मिलेंगे। मतलब अब आपको ये चीज है, मतलब चैनल सा बन गया है पहाड़ी सिंगर में ना जी, कि लोग अपना मतलब काफी ज्यादा मतलब ये कमाई का धंधा ज्यादा हो जाता है। और कुल मिलाकर ये भी कहा जा सकता है कि अगर सिंगर कहीं सरवाइव कर रहा है तो स्टेज शो से, स्टेज शो स्टेज शो से ओनली, केवल। क्योंकि अगर आज के युग में गीत गाएगा तो कितना चल पड़ेगा, बिल्कुल। या तो मिलियन बिल्स में चला जाए तो बात जा अलग रहे है। हैं कहीं अच्छे मिलियन में जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, और बहुत अच्छे व्यूज मिल रहे हैं लोगों को, ऐसा नहीं है। और लेकिन बहुत कम गीत जा पाते हैं। हाँ, बहुत कम गीत में जा पाते हैं। और दूसरी बात उसमें कमाई का साधन भी हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है। अब यहाँ माध्यम बहुत अच्छे हो गए हैं, ऐसी बात नहीं है। और लेकिन ये कि हिमाचल प्रदेश का कोई अपना चैनल नहीं है जिसपे हमारे लगातार, ये हमारा एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। चलिए खैर नरेश जी, अब थोड़ा सा मूड को बदलते हैं। देखिए आपने बहुत से गाने गाए हैं, तो चलते चलते एक कोई रोमांटिक सा गीत भी, आपने गीत तो बहुत गाए, कोई रोमांटिक सा गीत हो जाए। एक मैंने भी गाया था, नाको दे नथुली तेरे कानों दे बाड़ी, नाको दे नथुली तेरे कानों दे बाड़ी, बड़ी प्यारी लगती तू कांगड़े वाली, बड़ी प्यारी लगती तू कांगड़े वाली, बड़ी प्यारी लगती तू कांगड़े वाली। नाको दे नथुली तेरे कानों दी बड़ी, नाको दे नथुली तेरे कानों दी बड़ी। बहुत बढ़िया, ये मेरा सॉन्ग था सर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बहुत नरेश जी। और देखिए कहीं ना कहीं देखिए आपके जितने भी गीत हैं उनमें संस्कृति की खुशबू आती है, महकते हैं संस्कृति से। और हमारा तो यही आपके प्रति विश्वास है कि आप आगे भी ऐसे ही गाते रहेंगे। बिल्कुल। और देखिए क्योंकि थोड़ा समय का हमारे पास रहता ही है, बिल्कुल। तो समय भी काफ़ी हो गया, लेकिन बातचीत खत्म करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप आज के युवा सिंगर के लिए या आने वाली पीढ़ी के लिए आप कुछ संदेश देना चाहेंगे तो प्लीज़ आप संदेश दीजिए। मैं तो सर यही कहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में जितने भी सिंगर, पहाड़ी सिंगर काम कर रहे हैं, वो हिमाचल प्रदेश की रियल संस्कृति के लिए काम करें। क्योंकि आज की डेट में जो गीत लिखने का दौर है उसमें आप बहुत चीज़ें आप उसको ध्यान दें और रियाज करें, अच्छा गाएं और भगवान करें आप हमेशा आगे बढ़ें। और ये मेरी दुआ है सबके लिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आपसे विदा लेने से पहले देखिए आज नरेश जी हमारे स्टूडियो में आए हैं और बहुत अच्छी बातें इन्होंने की और अच्छे अच्छे गीतों के साथ साथ कहीं दिल का दर्द भी उभर कर सामने आया कि एक कलाकार कहीं ना कहीं राजनीति का शिकार भी होता है, कहीं भाईचारा वगैरह ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो खैर आप सभी लोगों से निवेदन रहेगा कि इन चीज़ों से डरे नहीं, जो भी कलाकार हैं निरंतर अपने आप को फाइन करते रहें और आगे बढ़ते रहें। और दोस्तों नरेश जी के धन्यवाद के साथ और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं टाइम हिमाचल का थैंक यू सो मच, स्टूडियो में बुलाया। थैंक यू सो मच नरेश जी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप प्यारे दर्शकों से फिलहाल इस समय के लिए विदा चाहता हूँ। दयाल प्रसाद को आज्ञा दीजिए। प्रणाम, थैंक यू, धन्यवाद।